नमस्कार, करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 1 दिसंबर 2023 से लेकर 5 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स को। एमसीक्यूज होंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हु वाज हेनरी किसिंजर? हेनरी किसिंजर कौन थे? फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव। एन अमेरिकन डिप्लोमैट, एक अमेरिकी राजनयिक। अ नोबेल पीस प्राइज विनर, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता। तो आपको चुनने हैं 4 ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है केवल 1 और 2, तीसरा है केवल 2 और 3 और चौथा है 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर होगा केवल 2 और 3। हेनरी किसिंजर एक अमेरिकी राजनयिक थे जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। उनकी अमेरिका और वियतनाम युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान में भूमिका के लिए। हेनरी किसिंजर भारत की दृष्टि से एक अच्छे व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान पाकिस्तान का पुरजोर समर्थन किया था और भारत पर बहुत अधिक दबाव बनाया था। वे चीन के उदय में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं। वे चीन के मजबूत मित्र रहे हैं और भारत के प्रति उनका व्यवहार मित्रतापूर्ण नहीं रहा। अगला प्रश्न। अंटार्कटिका डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे एवरी ईयर। अंटार्कटिका दिवस हर साल इस दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 30 नवंबर, 29 नवंबर। तो इसका उत्तर होगा 1 दिसंबर। अंटार्कटिका दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और यह इसलिए मनाया जाता है 1 दिसंबर को क्योंकि 1959 को दिसंबर 1 के दिन अंटार्कटिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए थे और इस ट्रीटी के द्वारा अंटार्कटिका में सभी देशों को वैज्ञानिक अनुसंधान करने की अनुमति मिल गई। वे इस महाद्वीप का शांतिपूर्ण उपयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें प्रतिबंधित कर दी गई, जैसे कि न्यूक्लियर टेस्टिंग, परमाणु परीक्षण प्रतिबंधित कर दिया गया। सैन्य क्रियाएं, सैन्य ऑपरेशंस जो हैं वो प्रतिबंधित कर दिए गए। इस महाद्वीप का आर्थिक दोहन प्रतिबंधित कर दिया गया और साथ ही साथ कोई भी देश इस महाद्वीप पर अपना दावा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही अस्थायी संरचना बना सकता है कोई भी देश, और वह है वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। इस संधि के शुरुआती 12 हस्ताक्षरकर्ता देश थे जिन्हें कि अंटार्कटिका के इस प्रशासन पर वोट देने का अधिकार है। यह ट्रीटी एक इंटरनेशनल ऑनरशिप ट्रीटी है और यह यूएन क्लॉस लॉ ऑफ द सी जिसे हम कहते हैं, या द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी और आउटर स्पेस ट्रीटी और मून ट्रीटी के जैसा एक इंटरनेशनल ऑनरशिप ट्रीटी है। और इन संधियों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ये जिस भी क्षेत्र से संबंधित होते हैं उसके शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देते हैं। वहाँ पर सैन्य क्रियाओं का प्रतिबंध रहता है, परमाणु परीक्षण निषिद्ध रहता है और साथ ही साथ कोई भी देश वहाँ पर अपना क्षेत्रीय दावा नहीं कर सकता है और इन देशों के बीच यहाँ पर सहयोग होता है, आपसी सहयोग होता है। हम लोग जानते हैं कि भारत की जो पहला रिसर्च स्टेशन था अंटार्कटिका में, वह था दक्षिण गंगोत्री, उसके बाद भारती और उसके बाद मैत्री। और एक और भारत का अनुसंधान केंद्र है हिमाद्री, जो कि आर्कटिक पर है। और एफजेड कासिम ने भारत के इस अनुसंधान क्षेत्र में पहुंचने के पहले मिशन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न। इजाक हर्जोग इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। इसहाक हर्जोग किस देश के राष्ट्रपति हैं? 4 ऑप्शन हैं, ब्राजील, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, मोरक्को। तो इसका उत्तर होगा इजराइल। इजाक हर्जोग जो हैं वे इजराइल के राष्ट्रपति हैं और अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई है और इजराइल तो अभी चर्चा में है ही। अगला प्रश्न। विच कंट्री होस्टेड द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। किस देश ने पार्टियों के 28वें सम्मेलन COP 28 की मेजबानी की? 4 ऑप्शन हैं, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान। तो इसका उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने 28वें COP 28 की मेजबानी की। इसमें यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ट्रिपल सी है, याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट
चेंज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता, इसके जो सदस्य देश होते हैं वो भाग लेते हैं। इसके अलावा विभिन्न बिजनेस लीडर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स और कई सारे डेलीगेट्स भी भाग लेते हैं और यह हर साल होता है। और यहाँ पर विश्व में जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उसके समाधान के लिए साझा निर्णय लिया जाता है। अगला प्रश्न, रेवंत रेड्डी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट। रेवंत रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? 4 ऑप्शंस हैं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा तेलंगाना। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। और हम लोग अब देख लेते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पर कौन नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो मध्य प्रदेश के बने हैं मोहन यादव, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साई और मिजोरम के लालदुहोमा और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी। तो विष्णुदेव शाही है, ऐसे है साई। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा सीटों की अधिकतम संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ असेंबली सीट्स? 4 ऑप्शंस हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और 5वां एक ऑप्शन भी है वो है तेलंगाना। तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है, 230 है वहां पर, राजस्थान में 200, छत्तीसगढ़ में 90, मिजोरम में 40 और तेलंगाना में 119 है। तो सर्वाधिक है यहाँ पर। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है 230, और उसके बाद राजस्थान, फिर तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़ और फिर मिजोरम। इन राज्यों के जो गवर्नर्स हैं, राज्यपाल हैं, उनको भी हम लोग जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, राजस्थान के हैं कलराज मिश्र, छत्तीसगढ़ के हैं विश्वभूषण हरिचंदन, मिजोरम के कंभपति हरिबाबू और तेलंगाना के तमिली साई सौंदरराजन। अगला प्रश्न, उस रिपब्लिकन कांग्रेसी का नाम बताइए जिसे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से निष्कासित कर दिया गया है। नेम द रिपब्लिकन कांग्रेसमैन हु हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। 4 ऑप्शंस हैं, डोनाल्ड ट्रंप, केविन मैकार्थी, जॉर्ज सैंटोस और माइक जॉनसन। तो इसका उत्तर होगा जॉर्ज सैंटोस। जॉर्ज सैंटोस अमेरिका के इतिहास में 6ठे एमपी हैं जिन्हें की इस तरह से निष्कासित किया गया है। तो अमेरिका की जो कांग्रेस है उसमें 2 बाइकैमेरल है, अर्थात 2 यहाँ पर सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन जो है वह है सीनेट और निम्न सदन जो है वह है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा है उसी तरह वहां भी है। अगला प्रश्न, व्हाट इज डिस्कोबोलस पैलम्बरा? डिस्कोबोलस पैलम्बरा क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, एक प्राचीन मूर्ति, एक घातक वायरस, दूर का तारा, पौधे की एक नई प्रजाति। एन एंशिएंट स्टैच्यू, अ डेडली वायरस, अ डिस्टेंट स्टार, अ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट। तो इसका उत्तर होगा एक प्राचीन मूर्ति है। यह प्राचीन मूर्ति जो है यही कहलाती है डिस्कोबोलस पैलम्बरा या लैंसेलोटी। यह दूसरी शताब्दी की एक रोमन प्रतिमा है, रोमन साम्राज्य के समय की यह प्रतिमा है। और हिटलर ने इसे 1938 में इटली के तानाशाह बेनिटो मुसेलिनी के शासनकाल के दौरान खरीद लिया था, बहुत दबाव बनाकर खरीद लिया था, क्योंकि हिटलर इसे आर्य सौंदर्य का एक प्रतिरूप मानते थे। लेकिन 1948 में जब जर्मनी में लोकतांत्रिक सरकार आई तो जर्मनी ने इसे इटली को यह कहकर लौटा दिया कि यह नाजियों के द्वारा अवैध रूप से प्राप्त की हुई कला है। लेकिन अब जर्मनी इस प्रतिमा की वापसी की मांग कर रहा है, लेकिन इटली के संस्कृति मंत्री ने जर्मनी के म्यूनिख संग्रहालय के इस अनुरोध को खारिज कर दिया है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि डिस्कोबोलस पैलम्बरा या लैंसेलोटी के लिए किन देशों के बीच विवाद है? तो जर्मनी और इटली। इनके हाथ में एक डिस्क है, ये देख सकते डिस्क है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डिस्कोबोलस पैलम्बरा। अगला प्रश्न, साइक्लोन मिचोंग मेड अ लैंडफॉल एट द कोस्ट ऑफ दिस स्टेट। चक्रवात मिचोंग ने इस राज्य के तट पर लैंडफॉल किया, दस्तक दी। तो 4 ऑप्शंस हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बापतला
बापतला में इस साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ। लैंडफॉल का अर्थ होता है कि साइक्लोन जब भूमि से टकराता है, भूमि से पहली बार भेंट होता है जहाँ पर, तो वही उसका लैंडफॉल का एरिया होता है। तो यह बापतला जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है वहीं पर लैंडफॉल हुआ। साइक्लोन सागर में बनते हैं और यह साइक्लोन मिचोंग साइक्लोन जो है वह गल्फ ऑफ थाईलैंड में बना था। यहाँ पर थाईलैंड की खाड़ी है जो थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम इसके लिटोरल देश है। और यहाँ से यह आगे बढ़ते हुए बे ऑफ बंगाल में यह बहुत ही शक्तिशाली हो गया और फिर इसने भारी तबाही मचाई, विशेष रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। अब अगर हम लोग मिचोंग के बारे में जाने तो मिचोंग का नामकरण किया था म्यांमार ने और यह एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन अर्थात उष्णकटिबंधीय साइक्लोन। उष्णकटिबंधीय साइक्लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बनते हैं और साइक्लोन जो है वो तैयार कहाँ पे होते हैं, वो ओरिजिनेट होते हैं ट्रॉपिकल ओशियंस के ऊपर। जब बहुत अधिक गर्मी के कारण ट्रॉपिकल ओशियंस का जो पानी है वह उष्णकटिबंधीय महासागरों का पानी बहुत ही गर्म हो जाता है, तब साइक्लोन्स बनते हैं। हम लोग टाइफून और हरिकेन्स के बारे में जानते हैं। तो टाइफून, हरिकेन और विली विलीज ये भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ही प्रकार हैं। चीन सागर में जो साइक्लोन्स आते हैं उन्हें टाइफून कहा जाता है। जो इधर कैरेबियन द्वीप के पास आते हैं उन्हें हरिकेन कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया के पास जो आते हैं उन्हें कहा जाता है, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास जाते हैं इन्हें विली विलीज भी कहा जाता है। इनके कई सारे लक्षण हैं। जो सबसे बड़ा लक्षण इनका यही है कि ये लो प्रेशर एरियाज हैं, लो प्रेशर सिस्टम से, यानी इनके जो केंद्र होता है वहां पर बहुत ही कम प्रेशर होता है और भारी वर्षा लेकर आते हैं और यहाँ पर जो हवा की गति होती है वह 119 किलोमीटर से भी अधिक होती है। साइक्लोन्स के बारे में हम लोग और अगर थोड़ा अधिक जाने तो साइक्लोन्स का जो यह बीच वाला हिस्सा होता है यह साइक्लोन की आंख कहा जाता है। मध्य क्षेत्र को साइक्लोन की आंख कहा जाता है और यहाँ पर आकाश जो होता है वह साफ सुथरा होता है, साफ होता है। तापमान जो है वह वार्म होता है, अधिक होता है, लेकिन वायुमंडलीय दाब जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वह बहुत ही कम होता है। और यह जो साइक्लोन जो गति करता है यह जब उत्तरी गोलार्ध में होता है तो इसकी गति होती है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जब यह दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो इसकी गति होती है क्लॉकवाइज। तो याद रखना है, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में होती है। इसका जो आईवाल वाला हिस्सा होता है, यह आई के बगल वाला जो हिस्सा होता है, यह बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि इसी से यही सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पर भारी वर्षा और बहुत ही हवा की गति जो है बहुत ही तेज होती है और जब यह जमीन से टकराता है तो यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा लाता है और बहुत अधिक हवा की गति के कारण बहुत ज़्यादा उजाड़ मचाता है। ठीक है, उजाड़ बहुत अधिक होता है, वहाँ पर बहुत नुकसान होता है उसी कारण, क्योंकि गांव के गांव, खेत के खेत ये उजड़ जाते हैं। अगला प्रश्न, ZPM इज अ पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव इन दिस स्टेट ऑफ इंडिया। ZPM भारत के इस राज्य में सक्रिय राजनीतिक दल है। 4 ऑप्शन है, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, जम्मू और कश्मीर। तो इसका उत्तर होगा मिजोरम। मिजोरम में ZPM जो है वह जोरांग पीपुल्स मूवमेंट, इसका पूरा नाम है, और यही मिजोरम में एक्टिव है। और इसके जो नेता है लाल दुहोमा, वो एक फॉर्मर IPS ऑफिसर है और वे अब यहाँ के मिजोरम के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं। अगर हम लोग मिजोरम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जान लें तो मिजोरम में कलादान नदी बहती है जो कि म्यांमार से होकर मिजोरम में आती है और फिर म्यांमार की तरफ मुड़ जाती है। कलादान नदी पर ही कलादान प्रोजेक्ट मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बन रहा है और इसका उद्देश्य यही है कलादान प्रोजेक्ट का कि भारत को विशेष रूप से भारत का जो मिजोरम वाला हिस्सा है वहाँ तक जल्दी से जल्दी आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। और इसी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूँ तो नॉर्थ ईस्ट का यह इलाका होकर आने पर काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, असम और दूसरे इलाकों से होकर आने पर, लेकिन यहाँ सी रूट से जाने पर क्या होगा कि बहुत ही कम दूरी हो जाएगी
और फिर यहाँ पर थोड़ा सा सितवे पोर्ट तक यहाँ पर जो है सी रूट डेवलप हो जाएगा और यहाँ से फिर सड़क मार्ग या नदी कलादान के माध्यम से, कलादान नदी के माध्यम से यहाँ पर भारत की सीमा तक सामान की आपूर्ति संभव हो पाएगी। तो यह जो देख रहे हैं आप कलादान नदी, यह कलादान नदी ही है जो कि यहाँ से होती हुई, म्यांमार से होती हुई मिजोरम में प्रवेश करती है। तो कलादान नदी को एक परिवहन के माध्यम के रूप में विकसित करने की योजना है, जिससे कि जल्दी से जल्दी सामान की आपूर्ति, परिवहन व्यवस्था वह मिजोरम तक संभव हो सके। अब अगर हम लोग यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण पर्वों को देखें तो कुट जो है मिजो भाषा में पर्व के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अगर इतना ही यहाँ पर याद रख लेंगे कि कुट जो है वह पर्व और त्यौहार के लिए यूज किया जाने वाला शब्द है मिजो भाषा में, तो आप टिक लगा देंगे। चपचार कुट जो है वह यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इसके अलावा मीम कुट, थालफवांग कुट, ये भी अन्य महत्वपूर्ण पर्व है। मिजोरम के लोगों को मिजो कहा जाता है और उन्हें सॉन्ग बर्ड ऑफ ईस्ट, पूरब का संगीत पक्षी भी कहा जाता है, सॉन्ग बर्ड भी कहा जाता है। और मिजोरम में चिराव नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ चिराव नृत्य, यह बांस नृत्य है। पुरुष जो है वो बांस पकड़े हुए रहते हैं और यहीं पर जो है वो महिलाएं जो है वो बांस के बीच में नृत्य करती हैं और पुरुष बांस को ऊपर नीचे करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो जरूर आप इसे लाइक कर लें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें इस वीडियो को, और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।